नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सब संज्ञा प्रकरण से परिचित होंगे। यह वीडियो ग्रेजुएशन 23 से 27 वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसके अंतर्गत आप सबको लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण को पढ़ना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम सब इस चीज़ को समझ लेंगे कि संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम सबको पढ़ना क्या है, ठीक है। और इसमें जितने भी सूत्र हम सबको पढ़ने हैं उससे परिचय करके फिर हम लोग किसी एक सूत्र को उसको व्याख्या करके पढ़ेंगे कि वो सूत्र क्या कह रहा है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, उसको लिखना कैसे है, इन सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और मैं कुछ जानकारी दे दूं कि आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे 23 से 27 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको सबसे पहले सिलेबस का वीडियो दिया गया है और उसके बाद कुछ संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण के सूत्र मिल जाएंगे। तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से आपको कुछ आइडिया लग जाए आपके सिलेबस का, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा लघु सिद्धांत कौमुदी को समझते हैं। ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है ये व्याकरण की पुस्तक है और आप सबने अष्टाध्यायी का नाम सुना होगा। वो जो अष्टाध्यायी है वो 4000 सूत्र उसमें समाहित हैं और उसके रचनाकार जो हैं वो महर्षि पाणिनि हैं। तो उस अष्टाध्यायी को संक्षेप करके सिद्धांत कौमुदी बनाया गया और उसके रचनाकार भट्टोज दीक्षित थे। और फिर जब सिद्धांत कौमुदी को संक्षेप किया गया तो वो लघु सिद्धांत कौमुदी बना और इसके रचनाकार कौन है? महर्षि वरदराज हैं। और ये जो वरदराज हैं ये भट्टोज दीक्षित के शिष्य हैं। अब देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी के सबसे पहले पेज में आपको ये मंगलाचरण मिलेगा। मंगलाचरण है नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। जब कोई रचनाकार किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो सबसे पहले वो मंगलाचरण को लिखते हैं। वे अपने इष्ट देव को प्रार्थना करते हैं कि मैं जिस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, जिस उद्देश्य से कर रहा हूँ वो सफल हो, उसमें कोई बाधा ना आए। तो यहाँ पे वरदराज ने देवी सरस्वती की प्रार्थना की है कि इस ग्रंथ की मैं रचना करता हूँ बालकों की सुगमता के लिए, कि वो इस ग्रंथ को पढ़ के पाणिनि व्याकरण में प्रवेश कर सके, ठीक है। आप देखेंगे सबसे पहले पृष्ठ खोलेंगे तो आपको ये मंगलाचरण आपको मिल जाएगा, ठीक। अब हम सब थोड़ा संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो हमें सूत्र को पढ़ना है उसको एक बार देख लेते हैं ताकि आप सब एक बार उन सूत्रों से परिचित हो सकें, ठीक। और जो आपको टेलीग्राम पे PDF मिला हुआ है उससे आप लोग पढ़िएगा भी। हो सकता है मुझे वीडियो देने में भी लेट हो जाती है और मैं वीडियो किसी कारणवश नहीं दे पाती हूँ, तो आप लोग खुद से भी पढ़ लेंगे वहाँ PDF से, जब आप समझ पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक। और जो भी दिक्कत आपको आती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे ही मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आपको सूत्र कौन कौन सा पढ़ना है। एक चीज़ तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या है, तो आप सब ने पढ़ा होगा कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है। जितने भी नाम हैं सारे संज्ञा हैं, ठीक ना। आप सब ने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे भी वही है, संज्ञा प्रकरण जो है ये किसी काम का विधान नहीं करता है, ये सिर्फ नाम का विधान करता है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम सबको पढ़ना क्या है। अब ये रहा आपका लघु सिद्धांत कौमुदी जिसके अंतर्गत आपका अध्याय 1 संज्ञा प्रकरण। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है 14 माहेश्वर सूत्र और आप सब ने पहले पढ़ा होगा, या अगर नहीं भी पढ़ा है माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार को तो वो आप पहले पढ़ लेंगे, जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। वहाँ पे माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार करके वीडियो है, वो आप देख लेंगे। उसके बाद आप इस संज्ञा प्रकरण को सूत्रों को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे माहेश्वर सूत्र
को दिया गया है, लिखा गया है 14 माहेश्वर सूत्रों को। उसके बाद ये देखिए संज्ञा प्रकरण का जो सूत्र शुरू होता है वो है ये हलन्त्यम। इसमें टोटल 14 सूत्र हैं। इस प्रथम अध्याय में जो है टोटल 14 हैं। अदर्शनं लोपः, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा तस्य लोपः, उसके बाद मिलेगा आपको आदिरन्तेन संहिता, उसके बाद है उकालो झस्व दीर्घ प्लोत। ये PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। जिसको भी ज़रूरत हो वो वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप फाइल में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। उच्चैरुदात्त निच्चैरुदात्त, उसके बाद पढ़ना है समाहार स्वरित, फिर पढ़ना है हम सबको मुख नासिका वचनो नासिकः, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। उसके बाद हम सबको पढ़ना है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, परः सन्निकर्ष संहिता, हलो अंतरा संयोगः, फिर पढ़ना है सुप्तिगन्तं पदम इति संज्ञा प्रकरणम, ठीक। तो ये इतने सारे सूत्र हैं जो आपको संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत कवर करना है पूरा। अब हम थोड़ा सा सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार को समझ लेते हैं थोड़ा, ये क्या होता है। वैसे आपको इसका सेपरेट वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वो आप देखिए पहले और उसका नोट्स बनाइए। ये 14 है, क्या है, माहेश्वर सूत्र है। इसको आप याद कर लेंगे 14 माहेश्वर सूत्रों को। ये महर्षि पाणिनि के द्वारा दिया गया है और इसमें पूरे वर्ण समुदाय को प्रकट कर दिया गया है, ठीक है। चाहे वो अच स्वर हो, चाहे वो हल स्वर हो, यहाँ पे सभी को प्रकट कर दिया गया है। इसको हम पढ़ते हैं। ये 14 है माहेश्वर सूत्र जो है आपको ऐसे पढ़ना है। अ ई उण रील रिक, ठीक, ए ओंग ऐ औच हय व रच लन यमंगणम झभै घढ़ दस जव गढ़ दस ख फ छ ठ त च ट त कपै श स शर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको प्रत्याहार को पढ़ना है। प्रत्याहार का वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद ही आप लोग संज्ञा प्रकरण के सूत्रों को पढ़ना शुरू करेंगे। अब ये देखिए, ये है हलन्त्यम, ठीक। इस सूत्र को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। हलन्त्यम, ये सूत्र क्या कहता है, जैसा कि आप सबने पढ़ा है, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक। सो ये जो हलन्त्यम सूत्र है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए इसमें 2 शब्द आते हैं हलन्त्यम में, एक तो हल और दूसरा अन्त्यम। हल का मतलब क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन वर्ण, और अंत्यम का मतलब होता है, अंत मतलब बाद वाला, ठीक है। हल और अंत्यम, इसमें कह रहा है उपदेशे अन्त्यं हलित स्यात्, उपदेशे अन्त्यं हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम सुतेषु दिष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र। देखिए इस हलन्त्यम सूत्र में आपको ध्यान ये रखना है कि उपदेशे अन्त्यम हलित स्यात्, यानी कि उपदेश अवस्था में अगर कोई हल हो यानी कि व्यंजन वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, तो ये जो इत संज्ञा है, ये इत संज्ञा आपको ध्यान में रखना है कि इत संज्ञा का मतलब क्या होता है कि जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसको हम दृश्य होते हुए भी उसको हम नहीं गिनते हैं, ठीक है, वही हुआ इत संज्ञा। अब यहाँ पे कह रहा है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। अब समझना है कि उपदेश अवस्था क्या हुआ, तो उपदेश उसको कहते हैं जो हमारे ऋषि मुनि के द्वारा सबसे पहले उच्चरित किए गए हैं, यानी कि ऐसा उच्चारण जो हमारे ऋषि मुनि ने पहले किया, सबसे पहले किया। अब जैसा कि आप इस माहेश्वर सूत्र को ही ले लीजिए, ये सबसे पहले महर्षि पाणिनि के द्वारा दिया गया, ठीक है, महर्षि पाणिनि ने ही इसको दिया है, ठीक। तो
इस सूत्र में क्या उस हलन्त्यम सूत्र के हिसाब से वो सूत्र क्या कहता है कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, यानी कि उपदेश की अवस्था में अगर कोई हल है, ठीक, तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश के अंत में अगर कोई, ठीक, हल है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। हल का मतलब होता है व्यंजन। अब इस सूत्र को लीजिए, अ ई ऊर्ण। अब देखिए कि ये जो लास्ट वाला अंतिम वाला जो यहाँ पे आपको वर्ण दिख रहा है, अ ई ऊर्ण, तो ये लास्ट वाला जो है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। कौन से सूत्र के हिसाब से? तो हलन्त्यम सूत्र के हिसाब से। चूँकि ये उपदेश अवस्था में भी है ना, उपदेश अवस्था में ये हमारे ऋषि मुनि के द्वारा दिया गया है, और ये अंतिम वर्ण भी है, और अंतिम वर्ण होने के साथ साथ ये हल यानी कि व्यंजन वर्ण भी है। तो हलन्त्यम सूत्र यही कहता है कि अगर उपदेश अवस्था में कोई शब्द उपदेश अवस्था में है और उसका जब वर्ण जो उसका अंतिम वर्ण है, ठीक है, वो अगर व्यंजन वर्ण है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। और जैसा कि मैंने समझाया कि इत संज्ञा का क्या हो जाता है, लोप। इत संज्ञा अगर कोई पूछे कि इत संज्ञा क्या है, तो आप यही कहेंगे कि जिस वर्ण का लोप हो जाए, ठीक है, यानी कि इत संज्ञा वही होगा जिसका हम लोग तस्य लोपः सूत्र से लोप कर देते हैं, जो तस्य लोपः सूत्र आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में जो लिखना है वो ये लिखना है कि हलन्त्यम सूत्र जो है ये पाणिनि के प्रथम अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र है। 1-1-3 जो यहाँ पे दे रखा है, ये महर्षि पाणिनि ने जो अपने अष्टाध्यायी में सूत्रों को लिखा है वो इसका क्रम दर्शा रहा है, तो आप इसको लिखेंगे। उसके बाद आप इस संस्कृत में जो ये आपको लिखा हुआ है ये इसकी वृत्ति है, आपको ये लिखना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा पहले, और फिर आपको इसका व्याख्या करना पड़ेगा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। और एग्जाम्पल में आप माहेश्वर सूत्रों के जरिए समझा सकते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ कि इसमें जितना भी अंतिम वर्ण है, ठीक है, सारा व्यंजन वर्ण है ना, सारा व्यंजन वर्ण है, और ये उपदेश की अवस्था में है, तो इन सबों की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। यही बात तो हलन्त्यम सूत्र कह रहा है कि अगर उपदेश की अवस्था में आपको दिख रहा है और अगर वो अंतिम वाला वर्ण जो है वो अगर व्यंजन वर्ण हो तो आप उसकी इत संज्ञा कर दें, और यही इत संज्ञा जो है तस्य लोपः सूत्र से आगे लोप कर दिया जाता है। तो उसका आपको चर्चा नहीं करना है। तस्य लोपः, आप जब तस्य लोपः सूत्र को पढ़ेंगे तभी आपको चर्चा करना होगा। यहाँ पे बस आपको इत संज्ञा करना है, इतना ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी शब्द जो उपदेश अवस्था में है और उसका अंतिम वाला वर्ण जो है वो व्यंजन है, तो हम उसकी इत संज्ञा कर देंगे। उसके बाद दे रहा है कि हल से तात्पर्य व्यंजन है, क्योंकि हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। पाणिनि ने जिस रूप में सूत्र का उच्चारण किया है उसे उपदेश कहते हैं। ठीक, आपको इसका जवाब मिल गया कि उपदेश क्या है। सूत्र के अतिरिक्त प्रत्यय आदि में भी पाणिनि द्वारा जिस रूप में पठित है उसे भी उपदेश कहते हैं। जब आप आगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत प्रत्यय को पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप लोग सुबंत तिङन्त को पढ़ेंगे तो वहाँ पे यह सूत्र भी आपको आगे और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अभी आपने माहेश्वर सूत्र को जाना है, तो माहेश्वर सूत्र के जरिए ही मैंने आपको बता दिया कि इसका लोप कहाँ पे, इसकी इत संज्ञा कहाँ करनी है। तो इत संज्ञा आपको माहेश्वर सूत्र के सारे अंतिम व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा कर देनी है। उसके बाद पाणिनि द्वारा उपदिष्ट अवस्था में अंत में जो हल आता है उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का प्रयोजन उस वर्ण का लोप करना है, यह अग्रिम सूत्र से स्पष्ट होगा। जब हम लोग अदर्शनंग लोपः और तस्य लोपः सूत्र को पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और कि ये जो हलन्त्यम सूत्र है इसको मैंने और ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, और हलन्त्यम सूत्र में
एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है जो आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि ये संज्ञा प्रकरण जो है इसके अंतर्गत आप सबको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग माहेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे, फिर प्रत्याहार को पढ़ेंगे और फिर आप इन सूत्रों को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग, और हाँ एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत आप सबको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। जैसे कि पहले 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन होता था तो उसमें भी बीए पार्ट 1 के सिलेबस में ये संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण था, ठीक। तो वहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वो कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे थे कि निम्नलिखित सूत्रों में किन्हीं 5 की सोदाहरण व्याख्या करिए, ठीक। आपको उसका व्याख्या करना है उसमें उदाहरण देकर। तो ये आप देखिए, आपने अभी देखा है परः सन्निकर्ष संहिता जो आपको संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत सूत्र दिया हुआ था। ये सारे जितने भी सूत्र हैं ये संज्ञा प्रकरण संधि प्रकरण के अंतर्गत ये सारे सूत्र हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ा है। फिर आपने अभी एक देखा था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम को। तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में भी प्रश्न रहेंगे कि आपको सूत्र दे दिया जाएगा और उसका व्याख्या आपको करने के लिए बोला जाएगा, ठीक। तो आपने देखा है कि संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आपको वे 14 सूत्र को पढ़ना है अच्छे से, और उसके सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार से अच्छे से अवगत होना है। आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस भी मिल जाएंगे तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए यहीं से। हो सकता है कि आगे वीडियोस आने में लेट हो जाए किसी भी कारणवश, या फिर मैं इतने दिनों से सिलेबस देकर और फिर वीडियोस लाने में मैंने लेट कर दिया, तो बहुत सारे रीज़न्स रहते हैं। सो आप इसी तरह से पढ़िए और कोई भी दिक्कतें आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे करिए या फिर कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।